जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अगर साथियों सेमेस्टर थर्ड के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर लगातार हिंदी साहित्य की क्लासेज आपको देखने को मिल रही है। आज इसी कड़ी के अंदर इस क्लास की शुरुआत करेंगे और इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे आपके निबंधात्मक प्रश्नों की, क्योंकि आपका जो है 6 मार्च को आपका जो है हिंदी साहित्य का पेपर रहने वाला है। तो हम जो है बिना टाइम वेस्ट किए इस क्लास को शुरू करते हैं। परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार ये क्लासेज आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। और बता दें थर्ड सेमेस्टर के तमाम साथियों के लिए कि यदि आपके हिंदी साहित्य के नोट्स चाहिए, कम समय के अंदर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी नोट्स के लिए आपके यहाँ पर जो है नंबर दिए गए हैं, उन पर संपर्क करिएगा। और जो हमारे यहाँ पर जो है आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स प्राप्त करना चाहता है वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9602977341 पर आपको मैसेज करना है। केवल थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट ही यहाँ पर मैसेज करिएगा। उपलब्ध सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो हिंदी साहित्य हमारे पास उपलब्ध है, भारत का इतिहास है, अनुसंधान पद्धति शास्त्र रिसर्च मेथोलॉजी कहते हैं वह हमारे पास है, प्राथमिक कंप्यूटर अनुप्रयोग है, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन के नोट्स हमारे पास मिल जाएंगे। जिस भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा, आपको नोट्स है वो मिल जाएंगे। तो चलिएगा आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा टुडे रोजगार के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। समय समय पर उस पर भी अपडेट है जो है आपको दी जाती है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 8 तक हमने पिछली क्लास के अंदर कवर कर लिया था, जो कि पहले हो चुकी है। आज की इस क्लास के अंदर प्रश्न संख्या 9 से शुरुआत करेंगे। प्रश्न संख्या 9 है कि प्रगतिवादी कविता की जो है नवीन क्रांति का स्वर और मानवता की स्थापना प्रवृत्तियों की विवेचना आपको करनी है। तो नवीन क्रांति का स्वर, तो शोषकों और पूंजीपतियों ने पतियों के विनाश के लिए जो है क्रांति अनिवार्य है, और उस क्रांति का जो आह्वान है वो सभी प्रगतिवादी कवियों ने किया है। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी सत्ता को समाप्त करने के लिए रक्त रंजित क्रांति को अनिवार्य माना था। हिंदी के प्रगतिवादी कवियों ने भी इस क्रांति को जो है संदेश से व्यक्त किया तथा अपनी तरह तरह की जो शैली और भाषा में क्रांति का आह्वान किया। नीचे कुछ विशिष्ट कवियों के उदाहरण भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर बालकृष्ण शर्मा नवीन के उदाहरण हैं कि कवि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। आ कोकिल बरसा पावक कणे आ कोकिल बरसा पावक कणे नष्ट नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, ये पंत जी का कहना है। और आगे है कि उठ समय से मोर्चा ले धूली दूसर वस्त्र मानव देह पर फबते नहीं देह के ही रक्त से तू देह के कपड़े रंगा ले देह के ही रक्त से तू देह के कपड़े रंगा ले, ये किसका कहना है? बच्चन जी का कहना है। आगे बढ़ते हैं, मानवता की स्थापना की तरफ है। तो प्रगतिवादी कवियों ने यथार्थ रूप में मानव के महत्व की स्थापना की है। कवि नरेंद्र शर्मा ने हर जाति हर वर्ग और हर धर्म के व्यक्ति को लक्ष्य मान करके जो है मानव क्षमता का भाव व्यक्त किया है। और उन्होंने कहा है कि जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के मानवीय संबंधों के चित्रण में भी प्रगतिवादी कवियों ने अपने मानवीय यथार्थवाद का परिचय दिया। और प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने प्रणयानुभूति संपन्न कविताएं लिखी, लेकिन उनमें भी उनका यथार्थ दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई है कि तेरी तो सुधी आती प्यारी वैसे ही सुधी आती, जैसे नंदन वन की मृग को हर हर रह कर सुधी आती। और आगे है कि हम दोनों का प्यार रहे, तरु में प्रेम विकार, लता में पुलक वासना भार रहे, हम तुम दोनों का मद विहल चुंबन का अधिकार रहे। ये पंक्तियाँ भी यहाँ पर दी गई है। और नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है कि प्रगतिवादी कवियों ने खेतों की हरियाली और सौंदर्य का भी जो तल्लीनता से वर्णन किया है।
कि जवार खड़ी खेतों में ऊंची लहराती है, कहती है मेरे यौवन को बढ़ने देना, आती है जो प्रिय बालाएं आने देना, काली आंखों में मुझको बस जाने देना। यहाँ पर ये भी पंक्तियाँ दी गई है। इनका निष्कर्ष क्या निकलता है कि संक्षेप में कह सकते हैं कि प्रगतिवादी कविता में नए संसार की स्थापना के लिए क्रांति का स्वर है तथा समता संपन्न मानवता की भावना है वो सशक्त रूप से व्यक्त हुई है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ है कि साठोत्री काव्य पर एक लेख लिखना है। तो साठोत्री कविता का वास्तविक जन्म 1962 के अंदर होता है। चीनी आक्रमण के पश्चात हुआ। ये एक ऐसी साहित्यिक रेखा है जहां हिंदी कविता ने एक नया मोड़ लिया। वह मोड़ जो है आपके कथ्य के नवीन रुझान और सामयिक चिंतन तथा नवीन भाषा शिल्प से जुड़ा है। ये एक आपके निर्विवाद सत्य है कि जो साठोत्री पीढ़ी का जो स्वर है वो अपने समय के स्वर से अधिक जुड़ा हुआ है। साठोत्री पीढ़ी का कविता में दो स्वर प्रमुख रूप से ध्वनित हुए हैं। पहला स्वर है मंजली पीढ़ी के मोहभंग का था, जो कि स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के आपके जो है 20 वर्ष पश्चात है वो अचानक ही सन 1900 आपके 67 के अंदर आसपास से सुनाई देने लगा और वह है वो आपके अवधि 22 से 23 वर्ष तक की लंबी होती चली गई। इसके मूल में अकेला चीनी आक्रमण ही कारण नहीं था, अपितु पाकिस्तान का जो कच्छ का जो आक्रमण था वह भी इसका कारण माना जाता है। कच्छ जो न्यायाधिकरण का जो दुर्भावना पूर्ण जो निर्णय लिया गया था वो ताशकंद घोषणा भी सहयोगी इसका कारण थी, जिनसे क्या हुआ था सामान्य जन के जो साथ बुद्धिजीवियों का भी यहाँ पर मोहभंग हुआ और इन कवियों का सारा मोहभंग और विद्रोह जो उच्छल यौवन संबंधों की अभिव्यक्ति में अधिक प्रकट होता है और नंगी सी नारियों के यहाँ पर है कि नंगी सी नारियों के उघरे हुए अंगों के विभिन्न जो है पोंजों में लेटी थी चांदनी, यहाँ पर ये पंक्ति दी गई है। और दूसरा है कि दूसरा प्रमुख स्वर यहाँ पर विद्रोह का था। इस विद्रोही स्वर के कुछ कारण भारतीय जो परिवेश जन थे और कुछ कारण यहाँ पर समसामयिक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय चेतना से जुड़े हुए थे। भारतीय परिवेश की विसंगतियाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो स्थितियों से क्या थी प्रस्तुत थी। और सबसे अधिक बात करें तो सबसे अधिक वर्तमान में लोकतंत्रीय व्यवस्था के प्रति नई पीढ़ी के मन में असंतोष था। और श्रीकांत वर्मा की निम्न पंक्तियों में इस तरह का विरोध है वो सशक्त व्यक्त हुआ है कि कुछ लोग मूर्तियां बनाकर फिर बेचेंगे क्रांति की अथवा षड्यंत्र की, कुछ लोग सारा समय कस्में खाएंगे लोकतंत्र की, मुझसे नहीं होगा जो मुझसे नहीं हुआ, मुझसे नहीं होगा जो मुझसे नहीं हुआ। समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय चेतना से जुड़े हुए कारणों में विज्ञान की भयावह और विध्वंसक शक्ति मानवीय मूल्यों का संकुचन है। अधिनायकवादी और अति मानवीय संगठनों का जो बोलबाला था वो पूंजीवादी व्यवस्था के दुष्परिणाम, अस्तित्व के प्रति सजगता, आधुनिकता के अभिशाप, बेरोजगारी एवं मूल्यवृद्धि आदि अन्य ऐसे कारण थे जिनसे जो है आपकी युवा पीढ़ी और जो विदुब्धा हो उठी थी और उसका जो तनाव, आक्रोश और जो विद्रोह था वो क्रांति की आकांक्षा जो है एक साथ प्रबल हो उठा और इन परिवेश जन्य दबावों से उत्पन्न विद्रोह ने हिंदी की साठोत्री कविता में जो है कई रूप धारण किए। विद्रोह का एक रूप जो है वितावादियों का था, दूसरा स्वरूप जो था आपके वो था अनकिक जोटई का था, जो कि शाब्दिक नेत्रों में व्यवस्था संबंधी जो है शत्रुओं पर प्रहार कर रहा था। और तीसरा वर्ग राजनीतिक चेतना की आत्मसात करने और
राजनीति परक कविताएं लिख रहा था। निष्कर्ष के रूप में देखा जाए, निष्कर्ष के रूप में साटोत्री कविता में समसामयिक समस्याओं के साथ प्रजातंत्र की कमियों को सपाट बयानों के साथ अभिव्यक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ की काव्य किसे कहते हैं सुस्पष्ट करना है। तो काव्य शब्द जो है काव्य शब्द है वो कवि शब्द में व्यंज्य प्रत्यय के योग से निष्पन्न हुआ है, जो कि हल्ला युद्ध कोश के अनुसार कविरिधम कर्म भावो व काव्यम अर्थात कवि का कर्म या भाव काव्य कहलाता है। काव्य की परिभाषा अथवा लक्षण को लेकर के संस्कृत के आचार्यों ने स्वयं मतानुसार जो है प्रतिपादित किया है। आचार्य भामह ने शब्दार्थों सहितो काव्यम कहा है, अर्थात शब्द और अर्थ से युक्त रचना ही काव्य है। आचार्य दंडी ने लक्षण दिया है कि इष्टार्थ वेवेक्षिना पदावली काव्यम, अर्थात इष्ट अर्थ से अविच्छिन्न पदावली काव्य है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात रसयुक्त काव्य को रसयुक्त वाक्य को काव्य माना जाता है। आचार्य मम्मट ने कहा कि एदोस सगुण और कहीं कहीं अलंकार विहीन शब्दार्थ वाला वाक्य क्या है काव्य है। आगे बढ़ते हैं कि जो पंडित राज जगन्नाथ ने ये लक्षण दिया है कि रमणीय अर्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्य में, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य चिंतामणि ने काव्य का लक्षण दिया है कि सगुणालंकारन सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ ताको कवित कहते विबुध सब को ही, अर्थात यहाँ पर दिया गया है आगे कि हिंदी समालोचना सिद्धांत के जनक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे काव्य कहते हैं। और काव्य रसमय होता है। काव्य में शब्द अर्थ उसका शरीर तथा रस उसकी आत्मा मानी गई है। रीतियाँ उस शरीर का अवयव संस्थान गुण आत्मा के नित्य धर्म अलंकार शोभाधायक और अनित्य धर्म एवं छंद उसके चरण माने गए हैं। इस तरह काव्य शरीर का रूपक उपस्थित कर उसके अंगों की कल्पना की गई है। रीतिकालीन आचार्यों ने भी इस तरह की परिभाषा दी है, इस तरह की परिभाषा यहाँ पर दी है। और यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई है, सोमनाथ जी की भी है और आपके श्रीमती जी की भी यहाँ पर और देव जी की भी यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई है। निष्कर्ष देखते हैं यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष के रूप में देखा जाए तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि रसमय काव्य को कवि का उत्कृष्ट कर्म माना गया है। रस सरस और छंदोबद्ध होने से लय युक्त तथा आनंद अनुभूतियों का अभिव्यंजक शब्दार्थ युगल ही काव्य होता है। ये आनंदजनक सत्य परामर्शदाता चतुर्थ वर्ग फल साधक और कवि की जो वक्त तब कला और प्रतिभा का उत्कृष्ट अभिव्यंजक होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है कि काव्य के वेदों का जो संक्षेप में विवेचन करना है। तो काव्य शास्त्र में अनेक दृष्टियों से काव्य के भेद किए गए हैं। यथा रचना की दृष्टि से बात करें, रचना की दृष्टि से मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है रचना की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से और भावों की दृष्टि से, प्रभाव की दृष्टि से, उद्देश्य की दृष्टि से और आपके कोटि की दृष्टि से। संस्कृत साहित्य में कोटि की दृष्टि से काव्य के 3 भेद सर्वमान्य हैं। उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य यहाँ पर माने जाते हैं। और जो व्यंग्य या ध्वनि का प्राधान्य होने पर उत्तम काव्य, व्यंग्य गुणीभूत होने पर मध्यम काव्य तथा शब्दार्थ का चमत्कार होने पर अधम काव्य होता है। आचार्यों ने रचना की दृष्टि से काव्य को दो भेद माने हैं, दृश्य काव्य और आपके श्रव्य काव्य।
तो देखते हैं इनके भेदों को। तो दृश्य काव्य के अंदर इसे रूपक भी कहते हैं। इसमें इसके नाटक प्रकरण भाण व्यायोग सम वकार और डिम और आपके जो है इहा मृग अंक विधि और आपके प्रहसन, ये 10 भेद होते हैं। दृश्य काव्य की नाटिका त्रोटक रासक आदि जो 18 रूप भेद होते हैं। सर्वे काव्य की बात करें तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार सर्वे या पाठक काव्य के प्रमुख 3 भेद होते हैं, गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य। इनमें गद्य काव्य के 2 उपभेद होते हैं जो कि आख्यायिका एवं कथा, और पद्य काव्य के सर्वप्रथम 3 भेद होते हैं जो कि प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य और मिश्र काव्य। प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। मुक्तक काव्य के 5 भेद माने गए हैं, मुक्तक युग्मक और नितक और कलापक और कुलक, और कोश की गणना भी पद्य काव्य के अंतर्गत की जाती है। आचार्य विश्वनाथ ने मिश्र काव्य में चंपू, विरुद्ध और क्रम्भक ये 3 उपभेद भी बताए हैं। गद्य काव्य के संस्कृत काव्य शास्त्र में 2 ही भेद माने गए हैं, परंतु हिंदी के आचार्यों ने इसके 15 से अधिक भेद बताए हैं, यथा कहानी, उपन्यास, लघु कथा, रेडियो रूपक, रेखा चित्र, संस्मरण जो है आपके यहाँ पर क्या है, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा, निबंध, यात्रा, वृत्तांत, पत्र साहित्य, डायरी, आलोचना साहित्य, इतिहास आदि यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मुक्तक काव्य के हिंदी के आचार्यों ने कई उपभेद बताए हैं। इसके अन्योन्यतिक पद, गीति, कविता एवं स्फुट ये 5 उपभेद मान्य हैं। इनमें गीति के वीर गीत और करुण गीत, व्यंग्य गीत, रूपक गीत, चतुष्पदी, बावनी, लोकगीत आदि अनेक जो है भेद यहाँ पर बताए गए हैं। और इसी प्रकार जो है दृश्य काव्य के भी नाटक एकांकी आपके जो है यहाँ पर बताए गए हैं। गीतिका नाट्य या काव्य नाटक, भावना नाट्य और जो है छाया नाट्य और नामक उपभेद माने जाते हैं। अनुदित एवं संपादित साहित्य को भी दोनों विधाओं में जो है गिना जाता है। आगे बढ़ते हैं कि बाबू गुलाब राय ने दृश्य और सर्वे में काव्य को विभाजित करते हुए दृश्य में नाटकादि जो है 10 रूपक को स्थान दिया है। पद्य को प्रबंध और मुक्तक में विभाजित कर प्रबंध के भी 2 भेद, महाकाव्य और खंड काव्य जो है माने हैं। इसी तरह उपन्यास, कहानी आदि सभी गद्य विधाओं को गद्य काव्य में रखा है। परवर्ती कुछ आचार्य काव्य और साहित्य को एक मानकर इसके उपभेदों पर जो है नए ढंग से निरूपित करना चाहते हैं। इस प्रकार वर्तमान में आचार्यों ने काव्य के अनेक उपभेदों की गणना की है और इन काव्य भेदों से जो है समस्त वाडम में समृद्ध हो रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ है कि काव्य में बिंब के अर्थ एवं स्वरूप को स्पष्ट करना है। तो बिंब विधान प्रमुख रूप से काव्य का चित्र धर्म है। इसका क्षेत्र अत्यंत गहन और व्यापक है। और बिंब जो है शब्द अंग्रेजी के आपके जो है इमेज शब्द का हिंदी रूपांतर है। अंग्रेजी शब्दकोश में इमेज का अर्थ मूर्त रूप प्रदान करने से होता है और चित्र रूप प्रस्तुत करना, प्रतिछायित करना और प्रतिबिंबित करना आदि है। यहाँ पर देखते हैं बिंब का अर्थ एवं स्वरूप। तो हिंदी साहित्य का कोश के अंदर बिंब का जो अर्थ है तो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रतिबिंब या अन्य कलाओं में इसका अर्थ किसी सजीव या निर्जीव वस्तु को प्रतिछाया बताया गया है। इस प्रकार बिंब के उपयुक्त जो अर्थों को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में कहा जा सकता है कि बिंब भाव गुंफित शब्द चित्र होते हैं और इनके जो मूल में जो राग तत्व निहित होता है जो अधिकतर जो है सृजनात्मक कल्पना से क्या होता है निर्मित होते हैं। CF स्पर्जियन बिंब
बिंब को कवि अथवा लेखक द्वारा अपने विचारों को प्रकाशित करने के लिए जो है और संप्रेषित करने के लिए जो है प्रयुक्त लघु शब्द चित्र स्वीकार करते हैं। टी.ई. ह्यूम ने जो है बिंब को कविता की सजा का उपकरण और मन की भाषा का सार बतलाया है। ये सभी मान्यताएं बिंब के चरित्र को है एक दिशा प्रदान करती है। इन विद्वानों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बिंब मात्र शब्द चित्र ही नहीं, एक विचार, घटना, दृश्य, अदृश्य, मूर्त, अमूर्त, मूर्त कुछ भी हो सकता है, जिसमें जो है केंद्रीय संवेदना हो, और बिंबों में केंद्रीयता ही सार्वभौम है, क्योंकि हमें जो है अपने परिवेश का जो ज्ञान है वो इंद्रियों द्वारा ही क्या है होता है। डॉक्टर नगेंद्र जी का कहना है कि काव्य बिंब का मूल आधार और केंद्रीय अनुभव को स्वीकार करते हैं, और बिंब वास्तव में भाषा का ही एक अंग होता है, और भाषा का जो संबंध है वो इंद्रिय बोध से होता है। तब उसमें जो है बिंब धर्मिता आती है। बिंब और काव्य बिंब में भी स्पष्ट अंतर है। सभी बिंब काव्य बिंबों की श्रेणी में नहीं आते, केवल वे ही बिंब काव्य बिंब के कहलाते हैं जो इंद्रियों के सन्निकृष्ट से परमात्मा के चित्त में संवेदना का मूर्तिकरण करते हैं। इस विवेचना के आधार पर कह सकते हैं कि बिंब कवि के भावों का शब्द गुंफित चित्र है, जो संवेदनात्मक अनुभूति का जो है जो पुनः उत्पादन है वो कल्पना द्वारा परमात्मा के जो है केंद्रीय बोध से करते हैं, केंद्रीय बोध से जो है जोड़ता है। नेक्स्ट है कि काव्य में बिंब विधान। ये एक निर्विवाद है कि बिंब काव्य का महत्वपूर्ण उपादान है और इसके वर्गीकरण के अनुसार देखा जाए तो अनेक आधार हो सकते हैं और प्रमुख विषय वस्तु और संवेदना के आधार पर तथा बिंबों के कार्य के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अधिकांश जो विद्वानों ने जो है बिंबों का जो वर्गीकरण है वो उनके केंद्रीय आधार पर ही किया है, और इसके आधार को माने तो दृश्य, श्रव्य और स्पर्श, दयातव्य और आस्वाद्य जैसे बिंब सामने आते हैं। डॉक्टर केदारनाथ सिंह ने जो साहित्य के परिवर्तित मूल्यों और सौंदर्य को देखकर बिंबों के 7 प्रकार स्वीकार किए हैं: अलंकार प्रधान बिंब, उदात्त बिंब और संवेदनात्मक बिंब, वस्तु प्रधान बिंब और गणात्मक बिंब, विस्तृत बिंब और नाद प्रधान अथवा संगीत बिंब। डॉक्टर शंभुनाथ चतुर्वेदी ने प्रमुख रूप से बिंबों को केवल 2 ही भागों के अंदर बांटा है: केंद्रीय बिंब और आपके मानस बिंब। हमारी दृष्टि से बिंबों के 3 वर्ग बन सकते हैं: दृश्य वर्गीय बिंब अथवा जो है वस्तु वर्गीय बिंब, मानस वर्गीय बिंब और जो है आपके यहाँ पर संवेद वर्गीय बिंब। दृश्य बिंबों में गतिशील, स्थिर और अलंकृत बिंबों को जो है सम्मिलित किया जा सकता है। मानस बिंबों में भावानुभूति और विचारानुभूति परक बिंबों को स्थान दिया जा सकता है। तीसरे वर्ग में इंद्रिय बोध से संबंधित बिंब रखे जा सकते हैं। वस्तुतः काव्य बिंबों में जो है इंद्रिय बिंबों का ही विशेष महत्व है। कहने का जो अभिप्राय ये है कि बिंब काव्य का महत्वपूर्ण उपादान है और आधुनिक समीक्षा में इसका जो है विशेष महत्व स्वीकार हो चुका है और हो भी रहा है। निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि बिंब शब्दों में चित्रित किया जाने वाला वह न्यूनाधिक संवेदनात्मक चित्र है जो कि कुछ अंशों में रूपात्मक और मानवीय भावों से संबंधित है। काव्य में बिंब कवि की इच्छाओं और भावनाओं का जो है रूपानुभव उपस्थित प्रदान है वो करता है। प्रश्न संख्या 14 है कि प्रतीक का अर्थ एवं स्वरूप स्पष्ट करना है। तो प्रतीक का जो अर्थ और स्वरूप है, प्रतीक शब्द है वो प्रतिपूर्वक रामनार्थक इन धातु से बना है और कोश के अनुसार देखा जाए तो प्रतीक जो अवयव या अंग और प्रतिरूप के अर्थ में मिलता है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार प्रतीक शब्द का प्रयोग उस दृश्य अथवा गोचर वस्तु के लिए किया जाता है जो किसी अदृश्य, अगोचर, अप्रस्तुत विषय का प्रतिविधान उसके साथ अपने साहचर्य के कारण करती है। प्रतीक को परिभाषित करते हुए डॉक्टर सुधीर ने लिखा है कि प्रतीक वस्तुतः अप्रस्तुत की समस्त आत्मा या धर्म अथवा गुण का जो है समन्वित रूप लेकर आने वाले
प्रस्तुत का नाम है। इसी प्रकार पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार केवल मानस प्रत्यक्ष एवं कल्पना के क्षेत्र में आने वाले विचारों भावों और अनुभूतियों के गोचर संकेत या चिन्ह प्रतीक कहलाते हैं। आगे है कि अमरकोश में दी गई व्याख्या के आधार पर प्रतीक का अर्थ अंग अवयव और कलेवर आदि से लिया जाता है। संस्कृत साहित्य में वैदिक और उपनिषद काल से प्रतीकों का प्रचुर प्रयोग होता रहा है, परंतु काव्य शास्त्रियों ने आगे चलकर इसे अलंकारों के अंतर्गत वो समाहित कर लिया है। अलंकारवादी आचार्यों के बाद कुछ आचार्यों का ध्यान शब्द शक्तियों पर गया, तब लक्षणा से काम लिया जाने लगा। कविता में जहाँ भी भाषा प्रतीकात्मक होगी वहाँ लक्षणा होगी। जहाँ लक्षणा गूढ़ संदर्भों के प्रकाशन में प्रतीकों का हाथ आपके अवश्य होगा। डॉक्टर कैलाश वाजपेयी के अनुसार देखा जाए तो आदिकाल से ही भाषा के दो प्रकार माने लिखे गए हैं, दो प्रकार है वो मान लिए गए हैं। पहला है संकेतात्मक और दूसरा है बिंब विधायक। आगे चलकर चित्र भाषा ने बिंब विधायक भाषा का स्थान ग्रहण कर लिया और भाषा को चित्रमय बनाने में जो उपकरण सहायक हो सकते हैं उनमें भारतीय काव्य शास्त्रियों के अनुसार लक्षणा शब्द शक्ति का विशेष महत्व है। इसमें प्रतीक पद्धति भी सम्मिलित है। इसी के साथ साथ देखा जाए तो इसी के साथ ही मानवीकरण और विशेषतः विपणन भी प्रतीकों के अंतर्गत आ जाते हैं। कविता में जब सामाजिक विसंगतियों एवं विषमताओं को अभिव्यक्ति मिलती है तो प्रतीकों की जो दशा है वो बदल जाती है। भाषा होती है वो उल्टी एवं विरोध मूलक हो जाती है और इसमें विरोध विषमता और विभावना और असंगति आदि विरोध वर्गीय अलंकारों का जो हाथ है वो रहता है। साधनात्मक रहस्यवाद की उलट बांसियों ने विरोध मूलक प्रतीकों को जन्म दिया है और इससे स्पष्ट है कि प्रतीक लक्षणा को ही नहीं, क्योंकि प्रतीक है वो लक्षणा को ही नहीं बल्कि आपके लक्षणा के अंतर्गत ही नहीं आते। कविता में जब सामाजिक विषमताओं को अभिव्यक्ति मिलती है तो प्रतीकों की दशा बदल जाती है और भाषा उल्टी विरोध मूलक हो जाती है। इसमें विरोध विषमता और विभावना और असंगति आदि विरोध वर्गीय अलंकारों का हाथ है वो रहता है। साधनात्मक रहस्यवाद का उलट बांसियों ने विरोध मूलक प्रतीकों को जन्म दिया और इससे स्पष्ट है कि प्रतीक लक्षणा को ही नहीं और वक्रोक्ति संप्रदाय तक को अपने में समेटने की क्षमता रखते हैं। ऐसी स्थिति में ये सहज ही स्वीकार किया जा सकता है कि उपचार वक्रता प्रतीक और लक्षणा एक ही कोटि में लिए जा सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि काव्य में अप्रस्तुत विधान के कारण रूपक एवं लक्षणा के समावेश के कारण तथा भावाभिव्यक्ति को अधिक संवेदनात्मक एवं ललित मधुर बनाने के लिए प्रतीकों का क्या होता है उपयोग या प्रयोग होता है। प्रतीक विधान काव्य को भावाभिव्यक्ति का मूल उपकरण है। इससे काव्य क्या होता है अलंकृत होता है। प्रथम संख्या 15 है कि काव्य में प्रतीक योजना का महत्व बताते हुए प्रतीकों का वर्गीकरण कीजिएगा। काव्य में प्रतीक योजना की बात करें तो प्रतीकों का उपयोग काव्य में वर्ण्य विषय या प्रस्तुत को अधिक भाव व्यंजक बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। वास्तव में प्रतीक भाषा का एक ऐसा क्रिया व्यापार है जो शब्द की लक्षणा शब्द शक्ति पर आधारित होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकारा है कि प्रतीक का जो आधार होता है वो सादृश्य या साधमर्य नहीं है बल्कि भावना जगाने की निहित शक्ति है। पर अलंकार में उपमान का आधार सादृश्य ही माना जाता है। अतः सभी उपमान प्रतीक नहीं होते, उपमान का आधार सादा होते हैं। उपमान का आधार वो सादा होते हैं, वे काव्य की बड़ी अच्छी सिद्धि करते हैं। प्रतीक विधान पर जो प्रतीक की उल्टी दिशा में क्रियाशील होकर वही कार्य करता है जो बिंब विधान करता है। प्रतीक अमूर्तन की क्रिया है। भाषा की मूल जो प्रकृति भी अमूर्तन है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि काव्य भाषा में प्रतीकों की कितनी महत्ता है। प्रतीक सर्जक है वो मनोभावों और गंभीर विचारों को पाठकों तक पहुंचाने का उपयुक्त माध्यम है।
काव्य में प्रतीक एक नहीं अनेक कार्य करते हैं। प्रतीकों की सहायता से विषय की व्याख्या जो है होती है तथा अलंकृत अलंकृत और सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रतिनिधित्व जो करने की जो क्षमता या व्यंजनात्मकता है वो इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि प्रतीक अनुभूत भाव या किसी वस्तु की सही और आपके जो है आपके सफल व्यंजना करते हैं। यही प्रतीकों की काव्य उपयोगिता है। एक समीक्षक ने उचित टिप्पणी की है कि प्रतीकों के विधान में जितना व्यंजना गुण होगा उतनी ही सफलता के प्रतीका अर्थ काम करेगा और रचना प्रतीकात्मक गुणों से संयुक्त होकर सामने आएगी। आगे हैं कि प्रतीकों का वर्गीकरण स्रोत विषय और अर्थ के आधार पर किया जाता है। पाश्चात्य विद्वानों में डॉक्टर अर्बन ने प्रतीकों के 3 रूप स्वीकार किए हैं, ऐच्छिक प्रतीक और वर्णनात्मक प्रतीक और सूक्ष्म अंतर्दर्शी प्रतीक। जो है इट्स ने केवल 2 प्रकार के प्रतीक ही माने हैं, ध्वनि निर्भर और दृष्टि निर्भर। C.M. बावरा ने भी इसी प्रकार वर्गीकरण को स्वीकार किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रतीकों के 3 भेद स्वीकार किए हैं, सर्जन के प्रतीक, ध्वंस के प्रतीक और आपके काव्य अथवा श्रृंगार के प्रतीक। डॉक्टर प्रेम नारायण शुक्ल ने 4 प्रकार के प्रतीकों को महत्व दिया है, परंपरागत प्रतीक, देशगत प्रतीक और व्यक्तिगत प्रतीक और युग संबंधी प्रतीक। कुछ नए समीक्षकों ने प्रतीकों के 5 भेद स्वीकार किए हैं, सांस्कृतिक प्रतीक, प्राकृतिक प्रतीक, वैज्ञानिक प्रतीक और दार्शनिक प्रतीक और राजनीतिक प्रतीक। डॉक्टर केदारनाथ सिंह ने भी प्रतीकों के 5 भेद माने हैं, परंपरागत, सांप्रदायिक, आध्यात्मिक, रहस्यवाद और व्यक्तिक वह स्वपन कारक प्रतीक जो है माना है। डॉक्टर प्रतिमा कृष्ण बल ने अपने शोध प्रबंध में प्रतीकों का ये वर्गीकरण किया है और स्थूल एवं मूर्त प्रतीक, सूक्ष्म अमूर्त अथवा जो है प्रत्यमूलक प्रतीक। उन्होंने स्थूल एवं मूर्त प्रतीकों का विभाजन किया है जो इस प्रकार है, सादृश्य ग्रव प्रतीक और साध्य मूलक प्रतीक, बिंब मूलक प्रतीक और विरोध मूलक प्रतीक, लक्षणामूलक प्रतीक, व्यंजना गर्भित प्रतीक। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रतीकों का विभाजन है वो विद्वानों ने अलग अलग ढंग से किया है, किंतु सुविधा के लिए जो प्राकृतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक और राजनीतिक युग बोध से प्रेरित प्रतीकों को ही स्वीकार करना अधिक उचित जान है वो पड़ता है। निष्कर्ष के रूप में देखा जा सकता है, कह सकते हैं कि काव्य में प्रतीक योजना का विशेष महत्व है और भावाभिव्यक्ति को प्रखर बनाने तथा अप्रस्तुत योजना को अलंकृत बनाने में प्रतीकों की विशेष उपयोगिता है। प्रतीकों के अनेक भेद माने गए हैं, अभी इन पर चिंतन मनन की जरूरत है। अभी इन पर क्या है, चिंतन मनन की क्या है, जरूरत है। तो गाइस आज की क्लास के अंदर इतने ही क्वेश्चनों को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है आपकी कल जो क्लास होने वाली है वो आपकी 6 तारीख के पेपर को देखते हुए हमने जो है महामैराथन लगाने का ऐलान किया है। तो आपकी जो है कल शाम को 6 बजे महामैराथन क्लास आने वाली है, जिसको आपको ज़रूर से ज़रूर अटेंड करना है, अपने साथियों को भी साझा करना है ताकि उनके भी अच्छे और बेहतरीन अंक आ सके। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।